Hey everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 17th ऑफ जुलाई एंड 17th ऑफ जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें बात करनी है कलिंगा अवार्ड के बारे में, किसे दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों ने गिफ्ट सिटी गुजरात के बारे में सुना होगा। गिफ्ट सिटी गुजरात के नए सीईओ कौन बन गए हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आसाम राज्य के पहले एक्वा पार्क के बारे में और काफी कुछ न्यूज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। हम उन स्कीम पे भी बात करेंगे। कल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लाडली बहना योजना के बारे में बताया था, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था एमपी में। और उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, पहले 1000 रुपीज था, फिर 1250 रुपीज किया और अब इसको 1500 रुपीज पर मंथ किया जाएगा दिवाली से। ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस की हैं। इन सभी पर बेस्ड आपको एमसीक्यू मिलेंगे वीडियो के एंड में और एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो करंट अफेयर्स है, पहली चीज डेली होते हैं और आपके सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी लिंक को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर भी आपको वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और भी अदर पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेंगी। टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यूज है, मैगजीन है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन पे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार आप एप्लीकेशन को विजिट कर लेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 17th ऑफ जुलाई, 17th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर हम सभी को पता है नीदरलैंड हैग में है। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग होता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। 1998 में रोम स्टैट्यू को अडॉप्ट किया गया था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया था 17 जुलाई को। इसलिए 17th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये पहला परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे कि जीनोसाइड है, जीनोसाइड के अलावा अगर आप देखेंगे वॉर क्राइम्स हैं, इन सबको यहाँ पे कवर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 टू द धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी हम सभी को पता है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्रालय को देखते हैं। इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में महत्वपूर्ण काम किए हैं, इसलिए कलिंग रत्न अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया है। यह अवार्ड किसने प्रेजेंट किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया है। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में। इस कलिंग रत्न अवार्ड जो सेरेमनी होती है एनुअली, इसे प्रेजेंट किया जाता है। इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? सरला साहित्य संसद। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज करती है कोई भी इंडिविजुअल अगर एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर या पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली 600 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी आदि कवि सरला दास जी की, और जो कि एक उड़िया पोएट थे। और उड़िया पोएट होने के साथ साथ इन्होंने महाभारत को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करने का काम भी किया था और उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी के दिन सरला साहित्य संसद के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो कलिंग रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान जी को यह अवार्ड दिया गया है। नाउ बात करते हैं संजय कौल जी के बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, आप इसे याद रखेंगे। संजय कौल, इन्हें गिफ्ट सिटी गुजरात का, गांधीनगर गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है उसका सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इनका टेन्योर 3 साल का होगा और इन्होंने तपन रे को सक्सीड करने का काम, उनको रिप्लेस करने का काम किया हुआ है। संजय कौल वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं? तो संजय कौल करंटली वर्क कर रहे हैं एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ये जो इंटरनेशनल मैटर्स, कल्चरल रिलेशन, यूनेस्को के मैटर्स होते हैं, उन सबको हैंडल करने का काम संजय कौल करते हैं और इन्हें सीईओ एंड एमडी बनाया गया है गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कैबिनेट क्लियर्स पीएम धन धान कृषि योजना
तो यहाँ पे रिसेंटली कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और वहां पर अप्रूवल किया गया है पीएम धन्य कृषि योजना को फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 सालों के लिए ये स्कीम लाई गई है जो 2025-26 से स्टार्ट होकर 2031 तक रन होने वाली है। और इसके लिए जो बजट है वो 24,000 करोड़ रुपए का बजट है, और इस स्कीम को हमारे देश के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर बिगनिंग विद द 25-26 टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स, एंड एनुअल जो आउटले है वो है 24,000 करोड़ रुपीज का। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मतलब जैसे कि फार्मर है, फार्मर ने ग्रेन को प्रोड्यूस किया तो प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाना है। प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, स्टोरेज या वेयर हाउस होने चाहिए। साथ ही साथ फार्मर्स को क्रेडिट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है फसल को ग्रो करने के लिए, तो क्रेडिट सपोर्ट, इरिगेशन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना और स्टोरेज, एक तरीके से एग्रीकल्चर की फील्ड जो है और उससे संबंधित जो अदर फील्ड हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पीएम धन्य कृषि योजना का पर्पस है, जिसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट है। अब यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया जाना है। 100 डिस्ट्रिक्ट जो सिलेक्ट की जाएंगे, जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वो 3 की पैरामीटर्स पे इन जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसे जिले जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी हो, मतलब कृषि का उत्पादन, फसलों का उत्पादन कम होता हो, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, जहां पे क्रेडिट सपोर्ट फार्मर को कम मिला हो। तो इस तरीके से 3 की पैरामीटर्स है जिनके आधार पे इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट और यूटी विल बी बेस्ड ऑन देयर शेयर ऑफ नेट क्रॉप्ड एरिया एंड ऑपरेशनल होल्डिंग। यहाँ पे मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट हर एक राज्य से सिलेक्ट करने जाना कंपलसरी है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं QS 2026 रैंकिंग के बारे में। यहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल सिटी, कैसे? कॉस्ट ऑफ लिविंग जहाँ पे कम हो, जहाँ पे ट्यूशन फी कम हो, जहाँ पे स्टूडेंट आसानी से रह सकें, कॉलेज में स्टडी कर सकें, उसके आधार पे इस रैंकिंग को पब्लिश किया गया है। वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी इन द QS 2026 रैंकिंग। इसमें टॉप 100 में आपको भारत के 4 शहर देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। ठीक है, इनकी पोजीशन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी लिफ्ट हुई है, अप हुई है। दिल्ली वाज नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी, मार्किंग अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज रेपुटेशन एंड अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द हायर एजुकेशन। मुंबई की रैंकिंग 98 पोजीशन पे, बेंगलुरु आपको देखने को मिल जाएगा 108 पे, चेन्नई आपको देखने को मिल जाएगा 128 पे, मतलब इनकी पोजीशन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है। ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली सियोल जो है वो टॉप स्पॉट रखता है, इसने रिप्लेस किया है किसको? लंदन को। तो सियोल साउथ कोरिया में, फिर टोक्यो जापान, लंदन का यूके आपको देखने को मिलेगा। लंदन की पोजीशन जो है वो ड्रॉप हुई है। क्यों ड्रॉप हुई है? क्योंकि यहाँ पे ये लेस अफोर्डेबल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक भारत का मैप दिख रहा है। भारत की आपको कोस्टल बाउंड्री दिख रही है, ये है ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री। यहाँ पर आपको कई सारे राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु देखने को मिलता है, करेक्ट है। अब यहाँ पर ये एक पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है विच इज मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी आप मछलीपट्टनम पोर्ट के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री में भी आप जब सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो आपने मछलीपट्टनम पोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ये जो मछलीपट्टनम पोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा एंशियंट पोर्ट है, और ब्रिटिशर्स भी इस पोर्ट का इस्तेमाल किया करते थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए, लेकिन एक समय आया जब यहाँ पे साइक्लोन आया और ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब वापस से इस मछलीपट्टनम पोर्ट को रिवाइव किया जा रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश को फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट को भी फायदा होगा, और तेलंगाना स्टेट इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, रोड कनेक्टिविटी एंड ड्राई पोर्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो मछलीपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश was one prominent ancient port city. It is now undergoing a major revival with the construction of Greenfield Port, expected to become operational by the end of 2026. 2026 के अंत तक ये मछलीपट्टनम पोर्ट ऑपरेशन में आ जाएगा। इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट को फायदा होगा, और इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई कंपनी बनाई थी जिसका नाम है मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का काम करेगी। ये जो प्रोजेक्ट है वो लैंड लॉट मॉडल पे है, मतलब जो जमीन है वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इसको ओन करेगा इस पोर्ट को, लेकिन ये ऑपरेट किसी प्राइवेट फर्म के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। पहले फेज के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिलेगा। एंशियंट लेगेसी के बारे में बात करें तो मछलीपट्टनम पोर्ट को मसूलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता था, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में फ्लरिश हुआ था सातवाहन रूल के समय। और यहाँ से रोम, चाइना, पर्सिया, सदर्न एशिया में ट्रेडिंग की जाती थी। किसकी ट्रेडिंग होती थी? स्पाइसेस की, कॉटन, क्लॉथ, शुगर, एलिफेंट की ट्रेडिंग यहाँ पर एंशियंट एंड मीडिवल इंडिया में की जाती थी। और ब्रिटिशर्स भी इस पोर्ट का इस्तेमाल मॉडर्न हिस्ट्री के समय किया करते थे। ठीक है। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज ओपन इन शिमोगा। शिमोगा कहाँ पर है? कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा फेमस वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज को ओपन करने का काम किया है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, जो कि सागरा को कनेक्ट करेगा किसके साथ? सिगंदूर के साथ। और इससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी चौदेश्वरी देवी टेम्पल को। ये सरावती रिवर के बैक वाटर पर सिचुएटेड 2.44 किलोमीटर का आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा। और लगभग 470 करोड़ रुपीस का खर्चा आया है इस ब्रिज को तैयार करने के लिए। ऐसा बोला जाता है इंडिया का पहला जो केबल स्टे ब्रिज तैयार किया गया है वो आपको बेट द्वारिका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेमंत शर्मा लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एक्वा टेक पार्क इन आसाम। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। इन्होंने कंट्री का पहला एक्वा टेक पार्क ओपन किया है सोनापुर नियर गुवाहाटी में। इससे क्या होगा? जो लोकल फिश कम्युनिटी है, जो फिश फार्मर्स है, उनको जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई मेथड्स है वो सिखाए जाएंगे, जिससे फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। यहाँ पे दो नई मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, एक है बायोफ्लॉक और एक है एक्वाफोनिक्स। इसके बारे में फार्मर्स को सिखाया जाएगा जिससे फिश का प्रोडक्शन बढ़ सके और फार्मर्स की इनकम ग्रोथ हो सके। ये एक्वा टेक पार्क जो है वो एनजीओ कोलोंग कोपिली की मदद से और नाबार्ड, सेल्को फाउंडेशन, आईसीएआर की मदद से स्टैब्लिश किया गया है। 2019 से लेकर 2024 तक आसाम का जो फिश प्रोडक्शन है वो डबल होकर 4.99 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। एक्वाफोनिक क्या होता है? एक्वाफोनिक में क्या किया जाता है? फिश और प्लांट को साथ में ग्रो किया जाता है, इसको हम एक्वाफोनिक कहते हैं। बायोफ्लॉक क्या होता है? इसमें फिश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फिश की हेल्थ के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ऑर्गेनिक एलिमेंट इंसर्ट किए जाते हैं वाटर में। तो इस तरीके का ये आपको एक्वाटेक पार्क देखने को मिल जाएगा इन आसाम। नेक्स्ट बात आती है मेघालय से। मेघालय में हर साल जुलाई के मंथ में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि रिसेंटली सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? वेन देन कलम फेस्टिवल। ठीक है, वह देन कलम फेस्टिवल कहाँ पर होता है? मेघालय में होता है। मेघालय में रहने वाली पनहार कम्युनिटी के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वेन देन का मतलब होता है ड्राइव अवे द प्लेग। अब देखो, याद करो, जब एंशियंट इंडिया के बारे में बात करते हैं, जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस समय कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती थी, नेचर की पूजा होती थी। अग्नि की, वरुण की, पेड़ों की, साल के ट्री की, इस तरीके से पूजा पाठ किए जाते थे। उस समय तक तो ऐसी वैक्सीन वगैरह भी नहीं थी। तो लोग मानते थे कि कोई भी बीमारी आती है, कोई भी आपदा आती है, वो भगवान के प्रकोप के कारण आती है, नेचर हमसे नाराज है, इसलिए प्रकृति की पूजा करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे प्लेग जो बीमारी होती है, आपने सुना होगा कि पहले काफी ज्यादा ये बीमारी फैला करती थी, जिससे पूरे के पूरे गांव तबाह हुआ करते थे। इसलिए यहाँ पे ये सेक्रेट पूजा की जाती है, फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय के द्वारा, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये होता है कि इस फेस्टिवल में एक फुटबॉल जैसा गेम होता है जिसका नाम है डेड लॉकर। ये गेम यहाँ पर खेला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इटली अनवील आयरन कब MK3, वर्ल्ड फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनाइड रोबोट फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स। ये आपको एक रोबोट दिख रहा है जो अपने लिम्ब को, हाथ पैर को मूव कर सकता है और डिजास्टर रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा। और ये इटालियन मेड ह्यूमनाइड रोबोट है जिसको सक्सेसफुली कंट्रोल किया गया है जेट जेट पावर इंजन से, और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से इसको गाइड किया जा रहा है। इसका नाम है आयरन कब 3। ठीक है। इसमें 4 माइक्रोजेट टर्बाइंस का इस्तेमाल किया है, एडवांस एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल किया गया है, और एआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे क्या कर सकता है ये, इसकी बॉडी जो है वो टाइटेनियम की बॉडी है, तो 800 डिग्री सेल्सियस तक ये इतनी हीट को भी
क्या कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। तो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लोरा के बारे में, LORA। इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रहा है टू एक्वायर AIR लोरा टू स्ट्रेंथ इट्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर। लोरा का मतलब है यहाँ पे एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया है, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट्स होते हैं, एयर बेस है, नेवल बेस है ना, उनको डिस्ट्रॉय करने में ये कैपेबल है। और इसमें एंटी जैमिंग फीचर भी है और ये नेविगेट करती है सैटेलाइट के थ्रू। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे प्लानिंग कर रही है कि वो इजरायली एरोस्पेस से लोरा को एक्वायर करेंगी, परचेस करेंगी। क्लियर। चलिए अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में, जिसका नाम है डिरॉर 1। डिरॉर 1 सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि इजराइल की सैटेलाइट है, जिसको रिसेंटली फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अमेरिका से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इजराइल ने अपनी मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है डिरॉर 1, को लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अमेरिका से। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया है और आने वाले 15 सालों तक इजराइल इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करेगा। यहाँ पे इजराइल का टारगेट है कि हमें अपनी जो मिलिट्री है, मिलिट्री की कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा सिक्योर बनाना है, साथ ही साथ सिविलियन भी इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये इजराइल की मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड बैंक टू एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर एज अ कोलेट्रल टू लेंड टू एग्रीकल्चर एंड MSME सेक्टर। आप सभी को पता है कि हम अपने देश में MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बैंक्स क्या करते हैं, कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में और MSME फील्ड में एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर किसी फार्मर को या किसी एक कह सकते हो एंटरप्रेन्योर को ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने गोल्ड या सिल्वर के बिहाफ में लोन ले सकते हैं, और बैंक्स गोल्ड और सिल्वर को एज अ कोलेट्रल कंसिडर करके उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा सर्कुलर RBI ने पास किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्लैरिफाइड दैट बैंक आर अलाउड टू टेक गोल्ड एंड सिल्वर as a security for loan given to the farmer and small businesses. This is possible even if the loan amount fall under the collateral free limit. ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। मैंने आपको बताया नेशनल मेडिकल कमीशन के नए चेयरमैन कौन बन चुके हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अभिजात सेठ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली 4 लोगों का नाम नॉमिनेट किया है राज्यसभा में अंडर द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से वो कौन से पर्सन है जो राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं हुए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला बिल्कुल हुए हैं, उज्जवल निकम बिल्कुल हुए हैं, सी सदानंद मास्टर बिल्कुल हुए हैं, और एक और है मीनाक्षी जैन। तो 4 लोगों को नॉमिनेट किया है अंडर द आर्टिकल 80, बट रघुराम राजन का नाम इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। In a historic movement for club football, which team won the first ever 32 team edition of FIFA Club World Cup? तो FIFA Club World Cup किसने जीता है, तो ये चेल्सी ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। India recently signed a long-term fertilizer supply agreement with which country to secure DAP, डाई अमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइजर। तो रिसेंटली इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ एक लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई डील को साइन किया है। इसके अंदर 3.1 मिलियन टन DAP, डाई अमोनिया फॉस्फेट को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, एनुअली फॉर 5 years फ्रॉम 25 to 26। ठीक है। Who has been appointed as the first women director general of RPF? This is very important question. आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सोनाली मिश्रा। According to the WHO, which country is the first in world to launch a traditional knowledge digital library? कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, भारत विश्व का पहला देश है जिसने वर्ल्ड की पहली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को ओपन किया है मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, इन्हें किस राज्य का गवर्नर बनाया है। मैंने आपको बताया था अभी 3 राज्यों में गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, राइट। लद्दाख में हुआ है, गोवा में हुआ है और हरियाणा में। तो आसिम कुमार घोष हरियाणा के आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पुष्पति अशोक गजपति राजू गोवा के गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको देखने को मिल रहा है हरियाणा के। ठीक है। Which village in Sikkim, Pangong district was officially declared India's first digital nomad village?
आंसर क्या हो जाएगा, यक्तिन विलेज। यहाँ पर लोग जा सकते हैं, होम स्टे कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है और घर से अपना काम कर सकते हैं। Which two institute have jointly developed India first cost effective advanced carbon fiber foot prosthesis unveil in July 2025? तो यहाँ पर डीआरडीओ के साथ साथ एम्स बीबी नगर ने मिलके पहला कार्बन फाइबर कॉस्ट इफेक्टिव, यहाँ पर जो आपके फिजिकली डिसेबल पर्सन होते हैं, फूट प्रोस्थेसिस यहाँ पर डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो लगभग 2 लाख का पड़ता है, लेकिन हमने लगभग 20,000 रुपए में इसको तैयार कर लिया है। ये 125 केजी तक के वेट को कैरी करने में कैपेबल आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे लो इनकम ग्रुप के लोग भी इसे परचेस कर सकेंगे। नेक्स्ट है बी सरोजा देवी। ठीक है, जो एक जानी मानी सिनेमा स्टार थी, जिन्होंने कन्नड़ा फिल्म, तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म और हिंदी फिल्म में काम किया है। इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया? 1992 1992 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। Who has been appointed as a new CEO of Hindustan Coca-Cola Beverages? तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हेमंत रूपानी का नाम, ऑप्शन नंबर बी। एलआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा आर दोराई सोमी। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे बताइएगा, सनराइजर हैदराबाद जो आईपीएल की टीम है, तो 2026 के लिए किसे बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया है? ये 4 नाम है। आप सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।